नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 30 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश में कौन-सा विटामिन होता है? तो दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है और विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। जी हाँ दोस्तों, कैल्सिफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। कई बार एग्जाम में रासायनिक नाम विटामिन के पूछे जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य में 2 सदनीय व्यवस्था है? भारत के कितने राज्य में 2 सदनीय व्यवस्था है? यानी कि जो हमारे जो स्टेट का जो विधानसभा और विधान परिषद, यानी कि जो स्टेट में जो विधान मंडल होती है, कई जगह देखें विधान मंडल होती है, तो विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जबकि कहीं-कहीं पे किसी-किसी स्टेट में 1 सदनीय व्यवस्था है। तो देखिए, भारत के कुल 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर 2 सदनीय व्यवस्था है, यानी कि वहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो वह 6 राज्य कौन-कौन से हैं? तो देखिए, वो 6 राज्य हैं आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 2 सदनीय व्यवस्था है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सिक्किम की राजधानी क्या है? तो सिक्किम की राजधानी जो है वो है गंगटोक। दोस्तों, कई बार जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, खासकर स्टेट एग्जाम में, कि जो राज्य होते हैं उनके जिले की संख्या पूछ देता है। तो आप लोग जब भी अपना एग्जाम देते होंगे स्टेट लेवल का, तो अपने स्टेट, जिस स्टेट का एग्जाम है, तो उस स्टेट का जो है जिला की संख्या कितनी है उसको देख लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों, हमारे देश में कुल कितने जिले हैं? तो हमारे देश में कुल मिला के 771 जिले हैं, ठीक है? कुल मिला के 771 जिले हैं और उसमें जो है पीओके के 2 जिले जोड़ दिया जाए तो वो 773 हो जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर, यानी कि मुख्यालय जो है वो है अमेरिका के न्यूयॉर्क नमक जो है सिटी है, वहीं पे मैनहट्टन द्वीप है, वहीं पे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का हेडक्वार्टर है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी है? तो भारत की जो स्थलीय सीमा, यानी कि जो थल सीमा है, वो कुल 7 देशों के साथ लगी हुई है, ठीक है? 7 देश हैं जिनसे भारत की स्थलीय सीमा लगी है। वह देश कौन-कौन से हैं? तो वह है चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार और अफ़गानिस्तान। 7 ऐसे देश हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। जी हाँ दोस्तों, CaCO3 होता है, ठीक है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। और इसको जो है संगमरमर का अगर व्यापारिक नाम पूछे कि संगमरमर का व्यापारिक नाम बताइए, तो वो भी होगा कैल्शियम कार्बोनेट। अगला आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रकवि की उपाधि किससे प्राप्त है? तो दोस्तों, राष्ट्रकवि की जो उपाधि प्राप्त है वो है रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ दोस्तों, इनको दिनकर के नाम से भी जाना जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई है। दोस्तों, 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि महापुरुषों के उपनाम क्या है? तो वो महापुरुषों के उपनाम जो है आप क्लियर रखिएगा, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। दोस्तों, राष्ट्रकवि जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनको राष्ट्रकवि का उपाधि क्यों मिला है? क्योंकि इनकी जो कविताएं होती हैं, इनमें वीर रस की काफ़ी ज़्यादा जो है भावना भरी हुई होती है। तो जो वीर रस है, इनके कविताओं का मुख्य अंश होता है। तो इनके कविता जो है, जैसे कि इनका उर्वशी हो गया, रश्मि रथी हो गया, या फिर कलम आज उनकी जय बोल। जी हाँ दोस्तों, जो ये कलम आज उनकी जय बोल नामक जो कविता है, इसमें वीर रस की काफ़ी ज़्यादा जो है ये शामिल किया गया है। तो इसीलिए इनको राष्ट्र कवि, यानी कि राष्ट्र को जागृत करने वाले कवि इनको कहा गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना है? तो दोस्तों, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। दोस्तों, पलायन वेग क्या होता है? तो पलायन वेग वह वेग होता है कि अगर हम लोग पृथ्वी पर किसी पिंड को अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के चाल से अगर हम लोग फेंकते हैं, तो वह जो पिंड है वो वापस कभी पृथ्वी में नहीं आएगी, क्योंकि वो जो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड स्पीड है, वह पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है उससे बाहर निकल जाती है, और वह जो है जो पिंड है वो अंतरिक्ष में चली जाती है, वह अब वापस कभी नहीं आती है। तो ये पृथ्वी पर पलायन वेग है। और अगर बात की जाए कि चंद्रमा पर पलायन वेग कितना है, तो चंद्रमा पर पलायन वेग है 2.38 मीटर प्रति सेकंड। तो बहुत ही वहाँ पे मिनिमम है, ठीक है? वहाँ पे पलायन वेग बहुत ही कम है, इसीलिए वहाँ पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है, क्योंकि वायुमंडल के लिए वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, जबकि वहाँ पे जो है
गुरुत्वाकर्षण बल काफ़ी कम है और पैरानैमिक भी जो है वो काफ़ी कम है, जिस वजह से जो वहाँ से जो वायुमंडल के जो कण हैं, जो छोटे-छोटे जो कण हैं वो तुरंत पलायन कर जाते हैं, इसलिए वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। अगला आपका क्वेश्चन है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों एटीएम यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दोस्तों अब एटीएम का जो प्रचलन है काफ़ी बढ़ गया, खासकर सिटी में। तो वहाँ पे देखेंगे कि एटीएम मशीन लगी होती है, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दोस्तों 1 नंबर का क्वेश्चन में आपके जो है फुल फॉर्म बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। खासकर जो डिफेंस के एग्जाम है तो उसमें आप जो है सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, आरपीएफ, एनएसजी, राव, आरपीएसएफ, रैफ, सीबीआई, एसएसएफ, एनआईए, सीआईडी, एनसीसी, इनका जो है फुल फॉर्म बिल्कुल क्लियर रखिएगा, ताकि 1 नंबर का क्वेश्चन आपका मिस ना हो जाए। अगला आपका क्वेश्चन है कि कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों जो कन्याकुमारी नामक जगह है ये भारत के तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है, तमिलनाडु राज्य में है और ये कन्याकुमारी एक जिला है। अगला आपका क्वेश्चन है कि श्री राम मंदिर किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों जो श्री राम मंदिर है वह जो है अयोध्या जिले में है। अयोध्या जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है और अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? वो सरयू नदी के किनारे बसा है। तो श्री राम मंदिर से भी जो है कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यह भी बिल्कुल लेटेस्ट का मुद्दा है। तो श्री राम मंदिर को क्लियर कर लीजिएगा, ताकि 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ना फंसे। अगला आपका प्रश्न है कि का बरसात जब कृषि सुखाने समय चूक की तब का पछताने। इसमें पछताने शब्द का तत्सम क्या है? तो दोस्तों तत्सम जो है वो संस्कृत शब्द होता है। तो इसमें जो पछताने शब्द का तत्सम पूछा है तो पछताने शब्द का तत्सम हो जाएगा पश्चाताप, ठीक है, पश्चाताप। तो का बरसात जब कृषि सुखाने समय चूके तब का पछताने। तो दोस्तों ये जो है रामचरितमानस का एक चौपाई है और ये काफ़ी बेहतरीन चौपाई है, ठीक है। तो इसका तत्सम हो जाएगा पश्चाताप। अगला आपका क्वेश्चन है कि सीआईएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों स्पेशली आप लोग डिफेंस की अगर तैयारी करते हैं तो आपको जो है अपने जिस भी विभाग के, चाहे सीएपीएफ की तैयारी करते हो या फिर पैरामिलिट्री की या फिर मिलिट्री की, तो आपको जो है अपने विभाग का आदर्श वाक्य जरूर याद रखने हैं और उनका हेडक्वार्टर कहाँ है वो भी याद रखने हैं, ठीक है। तो हेडक्वार्टर और आदर्श वाक्य आप क्लियर रखेंगे तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं फंसेगा और आपका बेसिक भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और इसका आदर्श वाक्य होता है संरक्षण और सुरक्षा, संरक्षण और सुरक्षा। हमारे चैनल पर दोस्तों अगर जाएंगे तो आपको जो है सेनाओं के आदर्श वाक्य और उनके हेडक्वार्टर मिल जाएंगे, इसे बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा? तो दोस्तों जो भारत का संविधान है उसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा, ठीक है। 2 साल 11 महीने 18 दिन का जो है समय लगा और तब जाके 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है वो तैयार हो गया। संविधान सभा ने उसे अंगीकार किया और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो हमारे देश में लागू हुआ, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हम लोग जो है संविधान लागू हुआ, तो हमारे देश जो है गणतंत्र हो गया। उसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि गणतंत्र दिवस कब और स्वतंत्र दिवस कब होता है। तो 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को जो है हमारा देश आज़ाद हुआ, इसलिए उस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की रचना किस स्थान पर हुई? तो दोस्तों जो रामचरितमानस जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है उसका जो रचना हुई वो अयोध्या में। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे वो सरयू नदी के किनारे जो है अयोध्या में बैठकर ही रामचरितमानस की रचना किए हैं। और रामचरितमानस को लिखने में कुल कितना समय लगा? तो जिस तरह संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, तो उसी तरह से रामचरितमानस को भी लिखने में 2 साल 7 महीने और 26 दिन लगा, ठीक है। 2 साल 7 महीने और 26 दिन लगा। और रामचरितमानस की लेखनी प्रारंभ कब हुई थी? तो लेखनी जो है श्री राम जी का जन्मदिन यानी कि रामनवमी के दिन प्रारंभ हुई थी और जिस दिन श्री राम जी का विवाह था, श्री राम विवाह के दिन यानी कि श्री राम विवाह के दिन जो है रामचरितमानस की लेखनी पूर्ण हुई। तो इसको लिखने में कितना समय लगा? तो 2 साल 7 महीने और 26 दिन। अगला आपका क्वेश्चन है, और दोस्तों जो देखिए जो रामचरितमानस है उसका भी कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, तो आप लोग रामचरितमानस से जो है अपना क्वेश्चन क्लियर रखिएगा कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है, इसकी भाषा क्या है? तो रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास। इसकी भाषा क्या है? तो भाषा स्पेशली नहीं, भाषा इसे नहीं कहेंगे, ये बोली है अवधी बोली, ठीक है। रामचरितमानस में कुल कितने अध्याय हैं? तो 7 अध्याय है। रामचरितमानस में कुल कितने श्लोक है? तो दोस्तों रामचरितमानस में श्लोक की संख्या काफ़ी कम है, क्योंकि यह चौपाई पे आधारित है। और रामचरितमानस की लेखनी कब प्रारंभ हुई? तो मैंने आपको बता दिया। तो रामचरितमानस से आपके क्वेश्चन आए तो इसको क्लियर रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ देता है। तो अगला आपका क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? तो दोस्तों जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है उसका नाम है फीमर, ठीक है। फीमर जो कि जांघ की हड्डी होती है, ठीक है। तो ये जांघ की हड्डी जो है शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपिज, जो कि हमारे कान की हड्डी है।
अगला आपका क्वेश्चन है कि जल सेना का पूर्वी कमान कहाँ है। तो दोस्तों हमारी जो भारतीय सेनाएं हैं, तो भारतीय सेनाएं स्पेशली मिलिट्री में जो तीनों सेनाएं आती हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तो इनके जो है कमांड होते हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में इनके कमांड है। तो जल सेना के 3 कमांड है, थल सेना के 7 कमांड है और वायु सेना के भी 7 कमांड है। तो भारत में कुल कितने सैन्य कमांड है, तो कुल 17 सैन्य कमांड है। तो वो कहाँ पे है, तो ये जो है आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में जो है ये पूछ देता है। तो इसमें क्वेश्चन है आपका कि जल सेना का पूर्वी कमान कहाँ है, तो ये है विशाखापट्टनम। उसी तरह आपका क्वेश्चन आएगा कि आर्मी का पूर्वी कमांड यानी कि थल सेना का पूर्वी कमांड कहाँ है, पश्चिमी कमांड कहाँ है, उत्तरी कमांड कहाँ है। उसी तरह से एयरफोर्स के कमांड पूछेगा। तो आप लोग जो है हमारे चैनल पर जाके इसे बिल्कुल देख लीजिएगा, ताकि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल ना छूटे और आपका बेसिक भी जो है खासकर डिफेंस के लिए आपका जो बेसिक है वो स्ट्रांग हो जाए। अगला आपका क्वेश्चन है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों ये आपका रेलवे से क्वेश्चन है कि उत्तर मध्य रेलवे यानी कि जो एनसीआर है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो एनसीआर का हेडक्वार्टर जो है प्रयागराज में है। और नॉर्थ रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वह है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में जो है उत्तरी रेलवे का मुख्यालय है और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो वह है प्रयागराज। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो वो हो जाएगा हाजीपुर। ठीक है, हाजीपुर में ईसीआर का मुख्यालय है। अगला आपका क्वेश्चन है कि जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है। तो दोस्तों कई बार आपने सुना होगा कि एसपी जो होता है वो जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। ठीक है, जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है, तो वो होता है एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होता है वो एसपी कहलाता है और ये जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। क्वेश्चन आ जाए कि जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो जिले का सबसे बड़ा जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो डीएम होता है। ठीक है, डीएम। ठीक है, डीएम जो होता है वो आपका सबसे बड़ा प्रशासनिक होता है जिले का। और दोस्तों रैंक और पद जो है वो काफ़ी अलग-अलग होता है। लोग जो है कन्फ्यूज़ रहते हैं कि रैंक क्या होता है, पद क्या होता है। तो जैसे कि देखिए एसआई जो है वो रैंक है, एसएचओ जो पद है, डीएसपी रैंक है लेकिन सीओ पद है। तो आप लोग पुलिस की तैयारी करते हैं तो आपको जो है ये बेसिक बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए। तो आप लोग इसे देखिएगा हमारे चैनल पे जाके, आपको बहुत ही अच्छी और शानदार जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये आपका बेसिक चीज़ है, बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत दूरदर्शा के लेखक कौन है। तो भारत दूरदर्शा के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। जी हाँ दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो भारत दूरदर्शा नामक जो प्रहसन है या फिर अंधेर नगरी नामक जो इनका नाटक है, बहुत ही बेहतरीन। और जो वर्तमान परिस्थिति उस समय जो भारत की थी उस पे आधारित इनका ये नाटक है। और वर्तमान में भी वही स्थिति है, बस जो है समय बदला है, बाकी जो स्थिति है भारत की नहीं बदली है। भारत में भी अभी भारत में जो है भारत की अभी दुर्दशा ही चल रहा है, इसकी स्थिति कोई सुधरी नहीं है। तो काफ़ी इनके बेहतरीन जो है ये प्रहसन है। और अंधेर नगरी नामक नाटक जो है इनका है बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों पुस्तक और इनके लेखक जो हैं आप अपना क्लियर रखिएगा, बिल्कुल इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके कि ग्राम स्वराज के लेखक कौन है, भारत दुर्दशा के लेखक कौन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पुस्तक और उनके लेखक जो है अपना क्लियर कर लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि झारखंड में गाँव का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं। दोस्तों ये आपका राजनीतिक विज्ञान से क्वेश्चन है कि झारखंड में गाँव का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं, तो वो कहलाता है मुखिया। जी हाँ दोस्तों, मुखिया। कहने का मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हमारे गाँव में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव होते हैं, तो उसमें जो ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं, तो ग्राम पंचायत के चुनाव में जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो मुखिया बनता है हमारे उत्तर प्रदेश में जो ग्राम प्रधान बनता है, या फिर उत्तराखंड में भी जो ग्राम प्रधान बनता है, ठीक उसी तरह से आप बिहार में चले जाएँगे तो वहाँ पे मुखिया कहा जाता है। ग्राम प्रधान के जो हेड होता है उसे मुखिया कहा जाता है। झारखंड में भी मुखिया कहा जाता है। लेकिन वहीं अगर आप हरियाणा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र साइड में चले जाएँगे तो वहाँ पे जो है गाँव का जो हेड होता है, जो गाँव का सर्वे सर्वा होता है, जिसको गाँव में सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, तो उसको जो है सरपंच कहा जाता है। तो वही क्वेश्चन है कि झारखंड में गाँव का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, तो वो मुखिया कहा जाता है। अगर यही क्वेश्चन आ जाता है कि जो है उत्तर प्रदेश में झारखंड की जगह अगर दे दें कि उत्तर प्रदेश में गाँव का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं, तो वो हो जाता है ग्राम प्रधान। ठीक है, ग्राम प्रधान। इसीलिए देखते हैं ग्राम प्रधान के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा हिंसा होती है, काफ़ी ज़्यादा जो है खून खराबा होता है। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हरियाणा में गाँव का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं, तो हो जाता है सरपंच। ठीक है, सरपंच कहा जाता है। लेकिन दोस्तों बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पे मुखिया भी होता है और सरपंच भी रहता है, लेकिन दोनों का कार्य जो है अलग-अलग होता है। जो मुखिया होता है वो गाँव का विकास का कार्य देखता है, जबकि जो सरपंच होता है वो गाँव में न्याय व्यवस्था का, ग्राम पंचायत में न्याय व्यवस्था के कार्य देखता है। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आपको पता हो जाएगा कि प्रधान कौन होता है, मुखिया कौन होता है, सरपंच कौन होता है, इनमें क्या विभिन्नता होती है, क्या इनमें समानता होती है और कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपका जो है बेसिक जो राजनीति विज्ञान है, जो ग्राम
ग्राम पंचायत स्तर के जो चुनाव होते हैं उसमें आपका जो ये जीएस काम आएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है? दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो ये जो है गुजरात राज्य में, जो भारत का गुजरात राज्य है, तो वहीं पे नर्मदा नामक एक जिला है, ठीक है। नर्मदा नामक जिला है और नर्मदा नामक जिले में केवड़िया नामक एक जगह है, तो वहीं पे यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक वहाँ पे स्टैच्यू बनी है और यह जो है नर्मदा नदी के बीच में एक टापू है, वहीं पे इसका इस स्टैच्यू का निर्माण किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि शिक्षित व्यक्ति कभी भी भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, ये किसका कथन है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो कथन है ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी का कथन है और ये कथन बहुत ही बेहतरीन कथन है। दोस्तों इसमें कथन का जो शब्द है इसे आप समझिए कि शिक्षित व्यक्ति कभी भी भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता। तो इसका जो तात्पर्य है कि शिक्षित व्यक्ति, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, समझदार है, जो व्यक्ति तार्किक है, वो कभी भी भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो होगा वो होगा ही, यानी कि जो भाग्य में लिखा है वो वही होगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता, भाग्य में जो लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन अपना कर्म करना चाहिए, कर्म के अनुसार ही हमारे भाग्य बनते हैं, ठीक है। अगर हम लोग अच्छा कर्म किए तो हमें भाग्य में भी अच्छा परिणाम आएगा और गलत कार्य किए तो हमारे भाग्य में भी गलत परिणाम आएगा। तो जो व्यक्ति शिक्षित रहता है वो अपने भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता है और ये महर्षि दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के संस्थापक है और स्वामी विवेकानंद के गुरु जी हैं, तो ये इनका कथन है, ठीक है। बहुत ही ये तार्किक व्यक्ति थे और बिल्कुल ये अंधविश्वास नहीं करते थे, ठीक है। वास्तविक व्यक्ति थे, ये ईश्वर के स्वरूप को नहीं मानते थे, ये पत्थर पूजा को नहीं मानते, ये मानते थे कि जो व्यक्ति अच्छा है वही हमारे लिए भगवान है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा है, उसके समाज में अच्छा कार्य कर रहा है, तो ही हमारे लिए श्री राम है। दोस्तों आपके एग्जाम में जो है प्रमुख कथन और नारे आते हैं, उसमें क्वेश्चन आ जाता है कि वेदों की ओर लौटो ये किसका नारा है, भारत छोड़ो किसका नारा है, वंदे मातरम किसने कहा है। तो आप जो है इसको अपना क्लियर रखिएगा, इसको कायदे से याद कर लीजिएगा ताकि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन ना फंसे। अगला आपका क्वेश्चन है कि कौन सी रेखा पृथ्वी को 2 ध्रुवों में बांटती है? तो दोस्तों विषुवत रेखा जो है वो पृथ्वी को 2 ध्रुवों में बांटती है, क्योंकि जो पृथ्वी है तो पृथ्वी का एक साइड जो होता है वो है नॉर्थ साउथ और एक साइड होता है साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो पृथ्वी को जो बीच में ये बांट देते हैं रेखा, इसे ही कहा जाता है विषुवत रेखा, ठीक है। तो विषुवत रेखा जो है वो पृथ्वी को 2 ध्रुवों में बांट देती है, इस तरह पूर्व, इस तरह पश्चिम और नॉर्थ पोल और साउथ पोल, बीच में ये जो है विषुवत रेखा। तो क्वेश्चन आपका भूगोल से क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विषुवत रेखा जो है पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ठीक है। क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में आपके दिवस पूछा जाता है, तो आप अपना दिवस क्लियर रखिए कि किसान दिवस कब मनाया जाता है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही काफ़ी स्पेशल क्वेश्चन है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 जनवरी को, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय पंचायत दिवस है ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल 1992 को ही भारत में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, जिसमें कि जो हमारे जो पंचायत है, जो ग्राम पंचायत है, जो पंचायत जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, इनको संविधान में दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन था कि गाँव को जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और ये कब? तो 24 अप्रैल 1992 को, इसीलिए इस दिन राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि वायुसेना का फ्लाइंग अफसर, यानी कि जो एयरफोर्स का जो फ्लाइंग अफसर होता है वह थल सेना यानी कि आर्मी के किस अधिकारी के समकक्ष होता है? तो वह आर्मी के जो है लेफ्टिनेंट के बराबर होता है, क्योंकि देखिए आर्मी का सबसे बड़ा अधिकारी होता है जनरल, एयरफोर्स का सबसे बड़ा अधिकारी एयर चीफ मार्शल और नेवी का सबसे बड़ा अधिकारी जो है एडमिरल होता है। तो ये सबसे बड़ा अधिकारी यानी कि कमीशन्ड रैंक का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो उसी तरह कमीशन्ड रैंक जो है वो प्रारंभ होता है आपका आर्मी का लेफ्टिनेंट, एयरफोर्स का फ्लाइंग अफसर और नेवी का सब लेफ्टिनेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि वायुसेना का फ्लाइंग ऑफिसर थल सेना के किस अधिकारी का समकक्ष होगा? तो फ्लाइंग ऑफिसर बराबर लेफ्टिनेंट और फ्लाइंग अफसर बराबर लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट बराबर सब लेफ्टिनेंट। तो हमारे अगर आप जाते हैं चैनल पे तो वहाँ पे आपको ये बहुत ही मैंने विधिवत और बेहतरीन तरीके से समझाया है कि तीनों सेनाओं के समकक्ष पद यानी कि कमीशन्ड रैंक इन मिलिट्री, तो आर्मी का कौन सा अधिकारी एयरफोर्स के अधिकारी बराबर है और नेवी का अधिकारी कौन सा अधिकारी आर्मी और एयरफोर्स के बराबर है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा और खासकर डिफेंस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ये बिल्कुल आपका बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, आपके एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन ऐसे पूछ दिए जाते हैं। तो दोस्तों हमारा जो ये क्वेश्चन था 30 ये बिल्कुल क्लियर हो गया और आपके लिए ये क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा जिले किस राज्य में है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।